हेलो फ्रेंड्स। बहुत सारे दोस्त बार बार अपील कर रहे थे कि ये वीडियोस हिंदी में बनाऊं, लेकिन एक प्रॉब्लम था मेरा कि मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है और इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं है, इसलिए मैं कोशिश नहीं कर रहा था। क्योंकि पहले कोशिश कर चुका हूं और इतना सहज और कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैं ये वीडियो नहीं बना रहा था। लेकिन बार बार आप लोग अपील कर रहे हो, बहुत सारे दोस्त अपील कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मेरी हिंदी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक कंटेंट आपके आपके तक पहुंच जाए हिंदी में। इसलिए मैं कोशिश करने जा रहा हूं। लेकिन अगर कुछ गलती से कुछ वर्ड्स ऐसे आ जाए तो उसके लिए बुरा नहीं मानना या फिर चला लेना, एक्चुअली चला लेना। तो हमारे जो पोएट है वॉल्ट विटमन, इन्होंने एक कविता लिखी है जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड। सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड एक पहला एक्चुअली लीव्स ऑफ द ग्रास है, पहला कलेक्शन ऑफ द पोइट्री है अमेरिका का, जो पॉपुलर हुआ। और बहुत सारे लोग अमेरिका अपना खुद का लिटरेचर बना रहा है इसलिए खुश हो रहे थे। और ऐसी स्थिति में वॉल्ट विटमन ने पहले इंसान थे, पहले कवि थे, पहले लिटरेरी इंसान थे जिन्होंने अपना खुद का मतलब लिटरेचर का अमेरिका का लिटरेचर बनाना शुरू करते हैं वो। काफ़ी पॉपुलर हुआ, लोगों को काफ़ी अच्छा लगा। शुरू शुरू में तो थोड़ा इतना उसको बोलते हैं कि लोगों ने अटेंशन नहीं दिया। क्यों लोगों ने अटेंशन नहीं दिया? कुछ ऐसी बातें थी इस कलेक्शन में जो उस दौर के हिसाब से ठीक नहीं थी, तो इसलिए वॉल्ट विटमन को अच्छा कवि नहीं माना गया। लेकिन वॉल्ट विटमन को पता था कि वो क्या कर रहे थे। एमर्सन नाम के जो बड़े विद्वान थे अमेरिका के, उन्होंने अपने एक एसे में लिखा था कि अमेरिका का खुद का ऐसा लिटरेचर हो जिसमें अमेरिका झलके, मतलब अमेरिका कैसा है, अमेरिका के वर्चूज़ कैसे, वाइसेस कैसे, मतलब उनके गुणदोष कैसे हैं, उनकी फ़िलॉसफी क्या है, उनका समाज कैसा है, ये सारी बातें आ जाए ऐसा लिखान होना चाहिए। और वॉल्ट विटमन ने वो ऐसे पढ़ा और सीरियसली लिया कि क्यों नहीं, मैं ये कर सकता हूँ। और उनको अपने आप पर कॉन्फिडेंस भी था। और फिर उन्होंने ऐसे अपने दिमाग में लाया कि एक बड़ा सा कलेक्शन ऑफ पोइट्री बनाएंगे। उसमें अलग अलग पोइट्री तो रहेंगी, अलग अलग पोएम्स तो रहेंगी, और साथ में वो एक एपिक भी लगे, वो महाकाव्य भी लगे। महाकाव्य लगना जरूरी था क्योंकि उन्होंने होमर का इलियाड पढ़ा था। लोग काफ़ी सराहते थे, काफ़ी उनको अच्छा लगता था ये होमर का इलियाड। तो उनको लगा हम भी ऐसे बन सकते हैं, कोई एपिक लिख सकते हैं हम। तो इसलिए उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी और वो कविता एक दूसरे से जुड़ी थी, एक दूसरे से जुड़ी थी, इसलिए इसे हम एपिक कह सकते हैं अमेरिका का। तो लीव्स ऑफ ग्रास क्या था, उन्होंने नाम भी बड़ा सोच समझ के दिया था। लीव्स मतलब आपको पता है पत्ता, और ग्रास, ग्रास पहले से ही बहुत छोटी चीज़ है और उसका पत्ता और छोटी चीज़। और एक कौन है ये छोटी चीज़? सिटीजन ऑफ अमेरिका। सिटीजन ऑफ अमेरिका को उन्होंने एक छोटा आदमी बना के प्रस्तुत किया इस पोएम के माध्यम से। और जब हम पढ़ते तो हमें लगता है कि कवि पहले तो खुद को एक आम आदमी बता रहा है, फिर हमें लगता है कि हर अमेरिकन वहाँ पे है, और बाद में ये पोएम इतनी यूनिवर्सल बन जाती है कि हम खुद समझते कि अरे मैं खुद इस पोएम में हूँ। इसलिए सिर्फ अमेरिका नहीं तो पूरी दुनिया में ये जो पोएम्स थी वो पॉपुलर हो गई। जो उनका पहला कलेक्शन था उसमें सिर्फ कुछ 12 पोएम्स थी। उन्होंने अपना नाम भी नहीं लिखा था उसमें, लेकिन ताज्जुब की बात है कि अपनी पूरी ज़िंदगी इन्होंने बाद में यही कलेक्शन को बड़ा करने के लिए लगा दिया। मतलब पोएम लिखते गए लिखते गए लिखते गए कंटिन्यूसली अपनी ज़िंदगी के 33 साल 33 ईयर्स वो पोएम लिखते गए, और आखिरी तक उन्होंने 400 मतलब 400 पोएम्स लिखी जो कि पार्ट्स थी लीव्स ऑफ ग्रास की। और उसी में एक सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड नाम का छोटा सा ब्लेंड है, ये 60 लाइन से उसमें से कुछ लाइन इस पोएम में आई है। चलो देखते हैं। पोएम काफ़ी अच्छी है। पोएम सिर्फ अमेरिका के बारे में नहीं बता रही, पोएम
हम सबके बारे में बता रही। पोयम इम्पोर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में बता रही, फ्रीडम के बारे में बता रही, और किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी में खुश रह सकते हैं, एन्जॉयमेंट, उसके बारे में बता रही। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये हमें प्रेरित करती है, ये कविता हमें प्रेरित करती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी को जिए और किसी को तकलीफ़ दिए बगैर। चलो देखते हैं। अ फूट एंड लाइट हार्टेड आई टेक टू द ओपन रोड, हेल्दी फ्री द वर्ल्ड बिफोर मी। यहाँ पे ऐसा सेटिंग है कि कवि ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो उन्होंने अपनी जो लाइफ जर्नी वो शुरू की है, और लाइफ जर्नी शुरू करते वक्त तो कह रहे हैं कि मैंने लाइफ जर्नी जो शुरू की है वो लाइट हार्टेडली की है, मतलब दिल में किसी भी तरह का बोझ लिए हुए मैंने चलना शुरू नहीं की। जो भी कुछ प्रॉब्लम्स थे सब ख़त्म कर दिए, कोई गिला शिकवा नहीं है, बिल्कुल फ्री हूँ, और ऐसे फ्री मूड में मैंने चलना शुरू किया है और मैंने अपना पहला पैर रखा है अपनी ज़िंदगी की जो जर्नी है उसके लिए। आई टेक टू द ओपन रोड, और कहाँ रखा है पहला ये जो पैर है उन्होंने, ओपन रोड। ओपन रोड इसलिए कहा गया है कि ये जो रास्ता है, रास्ता सबके लिए खुला है, और ये रास्ता सबके लिए खुला है। क्या समझना है हमें कि फ्रीडम है पहली बात तो, और दूसरी बात जो कुछ करना है वो आप खुद तय कर सकते हो, किसी का बॉदरेशन नहीं आपके ऊपर क्या करना है आपके लिए। इसलिए ओपन रोड की कॉन्सेप्ट उन्होंने ली है, और उस ओपन रोड के लिए क्या कहते हैं, हेल्दी फ्री द वर्ल्ड बिफोर मी। अब मैं इस रास्ते से जाने वाला हूँ उस दुनिया में, जो दुनिया कैसी है, हेल्दी है, फ्री है, मेरे सामने है वो दुनिया। हेल्दी है मतलब क्या, मतलब आपको आपकी ज़िंदगी में जो कुछ करना है, जो कुछ बनना है, उसके लिए ये वर्ल्ड, ये दुनिया हेल्दी है, मतलब अच्छी है, पोषक है। यहाँ इस दुनिया में सब कुछ है जो आपको कुछ बनाने के लिए मददगार साबित होने वाला है। फ्री, और आपको कोई रोक टोक करने वाला है नहीं, आप फ्री हो, आप खुद की चॉइस यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। आपको जो करना है वो आपके हिसाब से करें, कोई और आपको कंट्रोल नहीं कर रहा है, आप अपनी ज़िंदगी के राजा हो। एक ज़माना था, उस वक्त राजा रहते थे और वो लोग डिसाइड करते थे कि आप क्या खाओगे, क्या पहनोगे, कैसे रहोगे, क्या काम करोगे। बहुत सारे बंधन थे, बंधन हुआ करते थे, लेकिन लोकशाही में ऐसे बंधन है नहीं, लोकशाही में ऐसे बंधन है नहीं। वाल्ट व्हिटमन को कहा जाता है कि अ सिंगर ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी मतलब लोकशाही, लोकशाही का गाना गाने वाला इंसान। बहुत सारी पोएम में उन्होंने लोकशाही के बारे में बहुत बहुत कुछ लिखा है। प्रॉफिट ऑफ डेमोक्रेसी ऐसा उनको कहा जाता है, लोगों का कवि ऐसा उनको कहा जाता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि वो हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यू कैन कंट्रोल योर ओन चॉइसेस, नोबडी विल फोर्स यू टू डू एनीथिंग, कोई आपको फोर्स नहीं करने वाला है। द लॉन्ग ब्राउन पाथ बिफोर मी लीडिंग वेर एवर आई चूज़, यहाँ पे ब्राउन वर्ड यूज़ किया गया है पाथ के सामने, पाथ मतलब रोड। ये इमेज इम्पॉर्टेंट है। जब कवि बोलता है कि मैंने ज़िंदगी का जर्नी शुरू किया है, मतलब वो अपने आप को विजिटर मान रहा है। और जब आप विजिटर होते हो तो, और आपने बहुत सारी जगह पे अगर विज़िट किया है तो आपको पता होगा ब्राउन कलर का इम्पोर्टेंस। जो रास्ते में साइन पोस्ट होते हैं उन पर जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस है वो ब्राउन कलर में दिए हैं जहाँ आपको जाना होता है। मतलब वो पर्यटन के हिसाब से वो जो ठिकाने, वो जो प्लेसेस है बहुत इम्पोर्टेंट होती है। और आप अगर खुद विजिटर हो, आप अगर खुद ट्रैवलर हो, तो ब्राउन कलर इम्पॉर्टेंट है। इसलिए सामने वाला जो रास्ता है उस रास्ते को उन्होंने ब्राउन ऐसी इमेज यूज़ किया है। तो मेरे सामने ये जो ब्राउन पाथ है, लीडिंग वेर एवर आई चूज़, मतलब ये मुझे वहाँ ले जाएगा जहाँ मुझे जाना है। कोई मुझे फोर्स नहीं कर सकता कि कहाँ जाना है। जैसे पर्यटक होता है वो तय करता है ना कहाँ जाना है, मैं कहाँ जाऊँगा।
कोई उसको फोर्स नहीं करता और हाँ वहीं पर हो जाता है। इसलिए ये पोएट बता रहे कि सामने वाला जो ब्राउन रास्ता है वहाँ ले जाएगा जहाँ मुझे जाना है। Henceforth I ask not good fortune, I myself am good fortune। इसीलिए मैं अपेक्षा नहीं रखता कि मेरे लिए सब कुछ अच्छा हो जाए। गुड फॉर्चून मतलब क्या, मेरा लक अच्छा हो, लोगों ने मुझे मदद करना चाहिए, नहीं, मैं खुद अपना गुड फॉर्चून हूँ। मैं खुद अपने लिए लकी हूँ क्योंकि मैं अपने आप पर भरोसा करता हूँ और मेरा रास्ता मैं चुन रहा हूँ और जो करना है मैं करके रहूँगा क्योंकि अपने आप के लिए मैं लकी हूँ। बिल्कुल सही बात कही है कवि ने। खुद पर भरोसा होना ज़रूरी है। जब तक आप दूसरों के भरोसे चल रहे हो तो ज़िंदगी में सक्सेस मिलना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे कवि यही कहने की कोशिश कर रहा है, खुद के लिए आप खुद हो, खुद पर भरोसा करो और निकल पड़ो। Henceforth I whimper no more, postpone no more, need nothing। यहाँ से आगे मैं बिल्कुल छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं होने वाला, मैं रोने नहीं वाला, रोते नहीं बैठूँगा, मैं अपना काम करते रहूँगा। व्हिम्पर मतलब ऐसे रोते रहना, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, मेरे पास ये होना चाहिए था, मेरे पास वो होना चाहिए था। ये जो रोने की आदत है उसे व्हिम्पर कहते हैं। पोस्टपोन नो मोर, मुझे जो करना है वो काम मैं अभी पोस्टपोन नहीं करूँगा। जब जब मेरे दिमाग में कुछ आता है मैं करूँगा। नीड नथिंग, इसके लिए मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अपने आप के लिए कौन लकी हूँ, मैं खुद लकी हूँ। इसका मतलब मैं सक्षम हूँ, मुझ में वो क्षमता है कि मैं अपने आप के लिए कुछ कर सकता हूँ। डन विथ इंडोर कंप्लेंट्स, लाइब्रेरीज, क्वेरुलस क्रिटिसिज्म। जो मेरी छोटी छोटी कंप्लेंट्स थी, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स थी, वो मैं हल कर चुका हूँ। जो लोग मुझे क्रिटिसाइज़ करते हैं या फिर मैं लोगों को क्रिटिसाइज़ करता हूँ, इस चीज़ों को अब मैं अहमियत नहीं देने वाला, मैं इम्पोर्टेंस नहीं देने वाला क्योंकि ये चीज़ें मेरे रास्ते में एक्चुअली ऑब्स्टिकल का काम करेंगे। इससे मुझे फ़ायदा नहीं होने वाला, तकलीफ़ होने वाली, इसलिए मैं सब पीछे छोड़ के जा रहा हूँ। यहाँ पे एक वर्ड आया है लाइब्रेरीज। ये जो लाइब्रेरीज वर्ड है इसके मतलब निकालना ज़रा डिफ़िकल्ट जा रहा है। लाइब्रेरी हमको पता होता है क्या होता है। लाइब्रेरी मतलब ऐसी एक जगह होती है जहाँ पे बुक्स होते हैं। तो कवि बता रहा है कि डन विथ लाइब्रेरीज, एग्जैक्टली क्या होता है इसका मतलब। डन विथ लाइब्रेरीज मतलब क्या उन्होंने अपने बुक्स वापस कर दिए लाइब्रेरीज में? हो सकता है, लेकिन मुझे जो लग रहा है वो ये है कि हमारे छोटे छोटे जो व्यवहार होते हैं वो उन्होंने कंप्लीट कर दिए, किसी का लेन देन सब सेटल कर दिया है और निकल पड़े। स्ट्रॉन्ग एंड कंटेंट आई ट्रैवल द ओपन रोड, द अर्थ दैट इज सफिशिएंट। कहते हैं कि अभी उनकी मानसिकता क्या है। वो बोलते पूरी मजबूती से, पूरे समाधान से मैं इस ट्रैवलिंग के लिए इस ओपन रोड पर निकल चुका हूँ और इसके लिए जो अर्थ है ये मेरे लिए सफिशिएंट है, ये मेरी हर ज़रूरत पूरी करने वाली है। क्यों कवि स्ट्रांग और कंटेंट है? क्योंकि कवि स्ट्रांग इसलिए है कि वो बोल रहा है कि मैं सक्षम हूँ जो मुझे करना है, मैं अपने आप के लिए लकी हूँ इसलिए मैं स्ट्रांग हूँ। दूसरे के भरोसे में अपना काम शुरू नहीं कर रहा हूँ इसलिए मैं स्ट्रांग हूँ। कंटेंटेड इसलिए है कि मेरा रास्ता मैं खुद चूज़ कर रहा हूँ, कोई मुझे फोर्स नहीं कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में मैं समाधानी ही रहूँगा। आई एम रेडी टू एन्जॉय माई जर्नी, देर इज़ नो नीड, देर इज़ नो बॉदरेशन। और यहाँ पे मुझे तकलीफ़ इसलिए नहीं है क्योंकि अपना काम मैं खुद कर रहा हूँ, अपना चॉइस मैंने खुद तय किया है, अपना रास्ता मैंने खुद तय किया है और अपने आप के लिए मैं लकी हूँ। इसलिए कवि बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं कंटेंट हूँ और अर्थ सफिशिएंट है। बिल्कुल कोई बोल नहीं सकता कि यहाँ कुछ कमी है अर्थ पे। आगे कवि बताता है कि आई डू नॉट वॉन्ट द कॉन्स्टिलेशंस एनी मोर। कॉन्स्टिलेशंस मतलब जो ग्रुप होता है, स्टार्स का ग्रुप हम आकाश में देखते हैं रात में, ये प्रतीक है वैभव का। ऐसे किसी स्टार्स की मुझे ज़रूरत नहीं है। आई डू नॉट वॉन्ट द कॉन्स्टिलेशंस, ज़रूरत होनी भी नहीं चाहिए। सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट
मतलब पोएम की कॉन्टेक्स्ट में हमें क्या मतलब लेना है, फेट, डेस्टिनी, इन्फ्लुएंशियल ग्रुप्स ऑफ पीपल, ऐसे लोग जो प्रभावी होते हैं, हम उनके संपर्क में जाएंगे, फिर वो हमें हेल्प करेंगे, फिर हमें ग्रोथ मिलेगी, ऐसा होता है ना। तो ऐसे लोगों की मुझे ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अपने आप के लिए मैं तो लकी हूँ। और ऐसे लोग जो अमीर हैं, प्रभावी है, वो अपने आप के लिए ठीक, अपने खुद के लिए ठीक है। मैं तो चाहता हूँ कि अपने दम पर बड़ा हो जाऊँ। आई नो दे आर वेरी वेल वेयर दे आर, और मुझे पता है कि वो लोग प्रभावी है जहाँ है, ठीक है, अपने आप के लिए वो ग्रोथ हासिल कर रहे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो मुझे मदद करे, मैं ऐसा नहीं चाह रहा हूँ। आई नो दे सफिस फॉर दोज हु बिलोंग टू देम। वो लोग जो ऐसे लोगों के पास जाते हैं जो प्रभावी है और उनके हेल्प से बड़ा हो रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए ये लोग ठीक है, लेकिन मेरे लिए नहीं। मैं नहीं चाहता कि किसी की मदद लेके मैं बड़ा हो जाऊं। ये लोग सफिशिएंट है किनके लिए, जो चाहते हैं कि जल्दी से प्रोग्रेस हो जाए और किसी की मदद से हो जाए, इनके लिए ये लोग ठीक है। मेरे लिए मैं ठीक हूँ, क्योंकि अपने लिए मैं खुद एक फॉर्चुनेट इंसान हूँ। यहाँ पे एक अलग सा कंस्ट्रक्शन आया है अब तक जो कवि ने लिखा। वो पैराग्राफ, वो स्टांजा जो था वो ब्रैकेट में नहीं था, लेकिन जो लास्ट स्टांजा है कवि ने ब्रैकेट में डाल दिया। मतलब जो सोच रहा है वो अलग बात है, जो दिल में है वो अलग बात है। जो दिल में है वो दर्शाने के लिए उन्होंने क्या किया, यहाँ पे ब्रैकेट डाला है। ब्रैकेट में क्या है, जो दिल में है। इसे अंग्रेज़ी में पैरेंथेसिस बोलते हैं। पैरेंथेसिस मतलब कुछ पार्ट है जो कभी ऊपर ऊपर सोच रहा है, कुछ अंदर है, जो अंदर की बातें है वो ब्रैकेट में आई है। देखते हैं वहाँ पे क्या लिखते हैं कवि। स्टिल हेयर आई कैरी माई ओल्ड डिलीशियस बर्डन्स। अपने दिल में मैं डिलीशियस बर्डन साथ में लेके चल रहा हूँ। क्या है डिलीशियस बर्डन? अपने खुद के लोग, अपने लोगों की यादें। जब आप अपने बारे में सोचो, आप क्लास में जा रहे हो, बहुत सारा टेंशन है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट होता है, कुछ समझते कुछ समझते नहीं है, और घर के लोगों का टेंशन अलग होता है। अगर घर के लोगों का टेंशन हमारे ऊपर हावी होता है तो क्या होगा, जो पढ़ाई हम करने जा रहे हैं वो ठीक से कर नहीं पाएंगे। वो बर्डन है, लेकिन कभी ये जताने की कोशिश कर रहा है, ऐसा जो बर्डन है उसको डिलीशियस मानो, उसको एक मीठा बर्डन मानो। जब आप अपने परिवार को मीठा बर्डन मानेंगे तो बर्डन नहीं लगेगा। आप उनका टेंशन मत लो, आप उनको एक्सेप्ट करो, उनको एंजॉय करो, और अपने आप, जब अपने आप का खुद का जो काम कर रहे हो उस वक्त ये सब अलग रखो। तो अलग रखने के लिए उन्होंने वो ब्रैकेट बनाया है। आई कैरी देम मेन एंड वुमेन, आई कैरी देम विथ मी वेर एवर आई गो। ये लोग मेरे साथ रहते, मेरे दिल में रहते, जहाँ जाता हूँ वहाँ जाता हूँ। लेकिन इनका मैं बर्डन नहीं, इनको मैं अपना बर्डन नहीं समझ रहा हूँ, क्योंकि बर्डन मेरे लिए कौन सा बर्डन है? डिलीशियस बर्डन है। मेरे लोग हैं, इनके लिए तो सब कुछ कर रहा हूँ, तो ये बर्डन कैसे होगा? तो ये जो घर वालों का टेंशन है, वो टेंशन नहीं समझना चाहिए। तो एक अच्छी यादें समझ के साथ में लेके चलना है, ऐसा कवि बताने की कोशिश कर रहा है। आई स्वेयर इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी टू गेट रिड ऑफ देम। अगर आप कोशिश भी करोगे कि इनसे छुटकारा पाना है, तो कवि बोलता है कि मुझे यकीन है कि मैं छुटकारा नहीं पा सकता, और कोई नहीं पा सकता। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, आप छुटकारा नहीं पा सकते अपने लोगों को। उनकी ज़रूरतें बहुत कम होती हैं, बस थोड़ा सा देना है, साथ में लेके चलना है, उनको पीछे नहीं छोड़ना है, उनको बर्डन नहीं समझना है। अपनी ज़िंदगी ज़्यादा खुश लगेगी हमें, ये कहने की कोशिश हो रही है। आई एम फिल्ड विद देम एंड आई विल फिल देम इन रिटर्न। मेरी जो पूरी दुनिया है अपने लोगों से भरी है, उनके सिवा मेरी ज़िंदगी कुछ नहीं है, और मुझे यकीन है उनकी ज़िंदगी में भी मेरा वही स्थान है। और मैं वो काम करने जा रहा हूँ जिस काम की वजह से वो भी खुश होने वाले हैं, वो भी प्रभावित होने वाले हैं। और इस तरह से
जैसे मेरा दिल उनसे भरा हुआ है, उनकी यादों से भरा हुआ है, उसी तरह से उनका दिल भी मेरी यादों से भरा हुआ है, एक कवि कहने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये सब कब? ओपन रोड पे चलते वक्त। ओपन रोड क्या है? ये वो जर्नी है, हम लाइफ का स्ट्रगल करते हैं, कुछ हासिल करने का जो स्ट्रगल है, दैट इज़ द ओपन रोड। और ए सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड मतलब एक कविता है। हमें समझने की कोशिश करना है, जो कुछ यहाँ आ रहा है डिस्कनेक्ट नहीं करना है। चल रहा है मतलब लाइफ जर्नी मतलब स्ट्रगल, स्ट्रगल मतलब हमें कुछ हासिल करना है। हासिल करते वक्त घर वालों का बर्डन नहीं लेना है, एंजॉय करना है, वो अपने लोग हैं। और यहाँ पे फ्रीडम है, कौन सा रास्ता चुनूँ, कोई बॉदरेशन नहीं है। और अगर ऐसी स्थिति है तो बहुत अच्छी स्थिति है हमारे लिए, कुछ कमी नहीं है। रोना धोना छोड़ दो, बहुत कुछ है हमारे सामने करने के लिए, बस करते रहो। इस तरह से बहुत अच्छी तरह से कवि ने प्रेरित किया है। ये हिंदी का मेरा पहला वीडियो है। एक्चुअली कोई भी मैं पोएम पढ़ा रहा हूँ हिंदी में, पहली बार पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मेरा स्पीड तो कम रहने वाला था। लेकिन आपके मोबाइल में ऑप्शन होता है स्पीड थोड़ा बढ़ा ले और फिर सुने, अगर मैं ज़्यादा स्लो हूँ। लेकिन यही आपको अच्छा लग रहा है तो बहुत अच्छा, कमेंट में ज़रूर बताना। ये ज़रूरी है, आप कमेंट में बताओ मैं वीडियो बनाऊँ या नहीं बनाऊँ हिंदी में, तभी मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, अच्छा लगा होगा और आपको लगता है कि मैं बनाऊँ तो ये लिंक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। आप किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हो इस हिंदी वीडियो को मैं देखूँगा और आगे वीडियो बनाता रहूँगा। ये पहली पोएम था, पहला लेसन भी हिंदी में बनाऊँगा और अपलोड करूँगा। मैं चाहता हूँ कि आप अच्छा रिस्पॉन्स दें, तभी संभव है कि मैं आगे वीडियो बनाऊँ। मैं अपनी कमज़ोरी जानता हूँ, लेकिन कमज़ोरी इतनी भी है नहीं, मैंने अपने आप को अच्छी तरह से एक्सप्रेस किया है। तो शेयर लिंक करो, अच्छा रिस्पांस दो, ताकि मैं आगे के वीडियो बनाऊँ। ठीक है, फिलहाल नमस्कार, यहीं रुकते हैं। थैंक यू।